नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जर्मन वाच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी किया जाता है और एक स्वतंत्र विकास है। जर्मन वाच और पर्यावरण संगठन है जो सतत वैश्विक विकास के लिए काम करती है। 2 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। 3 नंबर प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किसमें दिया गया है? तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध दिया गया है और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 61 का, तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, विधानसभा में सीटों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? जी हाँ, विधानसभा में सीटों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती है विधानसभा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को देख भी लेते हैं, लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो डैश नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा था। यानी निम्न में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा था? तो गंडक नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा था और गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिवृत्त लिखा था? जी हाँ, जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिवृत्त लिखा था? तो वर्ष 1356 में। और बर्नी की 2 सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी। इसे आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? जी हाँ, निम्न में से कौन सा शहर है जो 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो अयोध्या जो था ये 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 1857 की क्रांति को, तो सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? जी हाँ, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एम के गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रसिद्ध लेखक और संगीतकार हैं। वहीं बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का, तो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। और 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में डैश के द्वारा की गई थी। जी हाँ, निम्नलिखित में से किन के द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा
की गई थी। देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। 14 नंबर प्रश्न है, डैश पलानी पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। तो कोडाई कनाल जो है पलानी पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथियों, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको मालूम हो तो। 15 15 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी डैश है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी निम्न में से कौन सी नदी है? तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? तो अस्पताल जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो क्षेत्र में कौन कौन से शामिल है? तो कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन, तो ये आप याद रखिएगा। देख ले बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? जी हाँ, कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 18 नंबर प्रश्न का, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जी हाँ, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और इसकी समय अवधि की अगर बात करें तो 2015 से 2020 तक था इसका कार्यकाल, ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे? तो सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। और बात करें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। बात करिए आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो जिनेवा डैश का मुख्यालय है। जी हाँ, जिनेवा में निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, यानी डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को, तो भूख लगने पर एक व्यक्ति सबसे पहले उपयोग में लाएगा। जी हाँ, भूख लगने पर एक व्यक्ति सबसे पहले किसी उपयोग में लाएगा? तो ग्लाइकोजन को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मछली जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। और मछली क्या चीज से सांस लेती है? तो गलफरे से, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन जो है मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है? तो ग्लोबुलिन जो है रक्षा तंत्र में शामिल है और यह बाह्य कणों को मारता है और हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषण के तरीकों में जीव पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थ से विलयन के रूप में लेते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस पोषण के तरीकों में जीव जो है पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थ से विलयन के रूप में लेते हैं? तो मृत पोषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? तो इनमें से सभी जीव प्रजनन नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को, तो तांबा और शुद्ध सिलिकॉन गर्म किए जाते हैं, इसमें सच क्या है? जी हाँ, ये आपको बताना है कि तांबा और शुद्ध सिलिकॉन गर्म किए जाते हैं, तो इनके बारे में कौन सा कथन जो है सही बताई गई है? तो ऑप्शन ए में इसके बारे में सही बताई गई है, यानी तांबे की प्रतिरोधकता बढ़ती है और सिलिकॉन की कम हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब तांबा और शुद्ध सिलिकॉन गर्म किए जाते हैं तब। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूल बहुलक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूल बहुलक है? तो पॉलीलैक्टिक अम्ल जो है पर्यावरण के अनुकूल बहुलक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है?
तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रासायनिक उर्वरकों की सर्वाधिक खपत है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ रासायनिक उर्वरकों की सबसे अधिक खपत होती है? तो पंजाब राज्य में उर्वरकों की सबसे अधिक खपत होती है। वहीं बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो आम नमक और किस नाम से जाना जाता है? आम नमक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है साधारण नमक को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो आयरन जो है हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। और रक्त का लाल रंग रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, बोलोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? जी हाँ, बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, समतल कोण और ठोस कोण में डैश होती है? जी हाँ, समतल कोण में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो इकाइयां लेकिन कोई बीमा नहीं होती है। यानी समतल कोण और ठोस कोण में इकाइयां तो होती है लेकिन कोई बीमा नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो डैश अपरिवर्तित रहता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को, तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।